Hello everyone and welcome to EduTap. My dear friends, today we are going to start with the lecture number 19 of our AFM component. और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे about the topics related to investment appraisal and leases. ठीक है, आज के दिन जो हम लोग चैप्टर्स शुरू करने जा रहे हैं, दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे लीजिंग का जो चैप्टर है, इसमें हम आज बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ अ लीज एग्रीमेंट. एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पार्ट हम थोड़ा सा देखेंगे डिफरेंट मेथड्स which can be used to identify कि whether we should invest in a particular opportunity or not. तो ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं. थ्योरेटिकल डिस्कशंस होंगी आज. देयर इज नॉट अ लॉट मैनी थिंग्स जो कि कंसेप्चुअल वाइज हमें समझने की जरूरत है. न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते हैं हमें ज़्यादातर इन पर्टिकुलर टॉपिक से. हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 1 नंबर के या आधे नंबर के जरूर इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे. राइट, सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी अगेन रिमाइंड यू ऑल दैट वी आर कमिंग अप विद अ लाइव क्रैश कोर्स फॉर द एफएम कंपोनेंट, जहां पर हम आपको लाइव क्लासेस में 5 दिन के अंदर 5 डेज के अंदर 50+ मार्क्स को टारगेट करेंगे. और पूरी कोशिश हमारी रहेगी इस कोर्स के थ्रू कि एएफएम में जिन लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से या फिर कम समय मिलने की वजह से पढ़ाई के लिए, वट एवर मे बी द रीजन, इफ यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद द एएफएम एग्जाम और हर बार 30s मार्क्स में या 40s में आपके मार्क्स आकर के रुक जाते हैं और एएफएम सब्जेक्ट को आप लोग नहीं पार कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है. बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग दिस एग्जाम इन द मंथ ऑफ May 2023, बिल्कुल हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, रिविजन नोट्स एज वेल एज प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, आपको हर चैप्टर के क्विजेस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. टोटल मोर देन 800 क्वेश्चंस विल बी देयर. इसके अलावा 5 फुल लेंथ मॉक भी हैं एएफएम के. एएफएम ही टॉपिक के 500 क्वेश्चंस यानी कि 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है आपको इस कोर्स के अंदर. और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कोर्स एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका चलने वाला है. सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर कवर किए जाएंगे और इसके अलावा it is available only in around 700 rupees if you use the code JAIIB70. जैब 70 कोड को यूज कर लेना. आप अगर इस कोड को सब्सक्राइब करने जा रहे हो कोर्स को, तो आप प्लीज इस कोड को यूज करिए एंड यू विल बी एबल टू गेट द डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस कोर्स एंड ज्वाइन मी इन दिस कोर्स सिंस 9th ऑफ अक्टूबर. राइट, 9th से लेकर के हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे और पूरा जो एफएम का कंपोनेंट का एग्जाम है हमारा 15th को, उसको हम लोग कवर करेंगे. राइट, सो इफ यू वांट टू चेक आउट दिस कोर्स, प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का, वहां आप चेकआउट कर सकते हैं. अब बात करते हैं आज के टॉपिक्स की. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो पहले हमें क्लियर हो रहा है, व्हाई डू वी वांट टू डू अप्रेजल ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स. टिल नाउ वी हैव सीन, अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने बात की कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ कंपनी, दे रेज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक और दे टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और दे टेक मनी फ्रॉम देयर ओनर्स और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स. वो पैसा क्यों उठाते हैं? अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए. जब भी पैसा कोई कंपनी बोरो करती है, उससे अपना कहीं कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लेगी, या हो सकता है अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में वो जो पैसा है उसको यूज किया जाएगा. सो व्हेनेवर वी रेज मनी फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम एनी सोर्स, वी हैव टू पे अ कॉस्ट. उसके लिए कॉस्ट देना पड़ता है. लेकिन वो जो पैसा हमने लोन पे लिया है या पैसा हमने ओनर से लिया है, उस पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस on a whiteboard, what we do is we raise money and for raising this money we pay a cost. और ये कॉस्ट जो है वो X% के हिसाब से मान लीजिए हमें कॉस्ट देनी पड़ रही है. अगर मैंने लोन लिया है, मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, या मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया है, उनको 15% का रिटर्न मुझे देना पड़ रहा है. वट एवर मे बी द रिटर्न दैट वी हैव टू गिव टू द पीपल फ्रॉम whom we have taken the money. We raise this money in order to invest. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहां पे इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया हम कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं यहां पे, और वी कैन एक्सपैंड आवर ऑपरेशंस, और वी कैन परचेज और एक्वायर अ फिक्स्ड एसेट. जैसे कोई मशीनरी, कोई व्हीकल, कोई लैंड, कोई प्रॉपर्टी, कोई फिक्स्ड एसेट हम नया परचेज कर सकते हैं. राइट, तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं बेसिकली. इसके अलावा हम वर्किंग कैपिटल के लिए भी हो सकता है हम लोग पैसा उठा रहे हो. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर लेक्चर्स आल्सो. वर्किंग कैपिटल इज द मनी दैट वी रिक्वायर टू रन आवर डेली ऑपरेशंस. हर दिन का ऑपरेशन चलाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, हर दिन की सैलरी देने के लिए हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए, कैश होना चाहिए. तो ये कैपिटल जो होती है इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. राइट, सो इसके लिए भी लोन लिया जा सकता है. तो ये सारी चीजों में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. यूजिंग दिस इन्वेस्टमेंट वी जनरेट सम रिटर्न्स. राइट,
Now the question in front of the management and the question in front of the business is कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है दैट इफ दीज रिटर्न्स, लेट अस से दीज रिटर्न्स आर y%, if these returns, this y% is greater than x%, then we can say yes, we can invest in this project. क्योंकि हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, हमें कम कॉस्ट देनी है इस मनी की, है ना. मनी की कॉस्ट थी x% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो यस हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे हमें फायदा हो रहा है, राइट. इफ द y% और द रिटर्न इज लेस देन द x%, देन वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. हमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यहां से हमारा नुकसान हो रहा है. ओवरऑल हमें कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ रही है, हमें रिटर्न कम मिल रहा है. तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज डन थ्रू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. क्लियर हो गया आपको? ये है अप्रेजल का मतलब, ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रोजेक्ट के लिए हमें कॉस्ट जो है पे लोन लेना चाहिए. और ये डिसीजन लेते वक्त हमें पता होना चाहिए लगभग, अगर श्योरिटी से नहीं पता है तो वी शुड हैव एन बेसिक आइडिया दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट वी कैन गेट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल दैट वी विल हैव टू पे. अगर हमें कॉस्ट पता है और अगर हमें ये पता है कि कितना रिटर्न मिल सकता है, देन वी कैन इजिली फाइंड आउट कि वेदर वी शुड इन्वेस्टमेंट इन दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट. क्योंकि हर बिजनेस के पास आप समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है, तो किस अपॉर्चुनिटी को चूज करें. इसके अलावा उस अपॉर्चुनिटी को फाइनेंस करने के लिए, उसके लिए पैसा लेने के लिए कौन से सोर्स को यूज करें, लोन लें या शेयर होल्डर से पैसा लें. तो ये सारे डिसीजंस जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर हो गया? नाउ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, नाउ वी हैव क्लियर्ड इट दैट दिस अप्रेजल इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक दैट बिजनेसेस यूज टू डिटरमिन वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल और नॉट. राइट, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. हम देखते हैं कितना खर्चा आएगा, कितना हमें फायदा होगा, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल और नॉट. नाउ देयर आर टू मेन मेथड्स और टू मेन टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो कि डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में आती हैं. For doing the investment appraisal, there is one way, that is a discounted method, and one is non-discounted. अभी हम बात करने जा रहे हैं डिस्काउंटेड मेथड्स की. डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? यहां पर जो जो दो प्रोसेस हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, यहां पर हम क्या समझते हैं? जब भी आपको डिस्काउंटिंग ये टर्म देखने को मिले, आप क्या समझेंगे यहां पे? वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस. हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि जब भी हम एन्युइटीज की बात करते हैं, जब हमें पता होता है कि फ्यूचर में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमें इतना अमाउंट का पेमेंट मिलने वाला है, तो हम उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू? लेट मी अगेन रिमाइंड यू. अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं इसको रिमाइंड करा देता हूं, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरी तरीके से भूले नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मॉड्यूल सी. मॉड्यूल सी में अगर आपको डिस्काउंटिंग करने आती है फ्यूचर कैश फ्लोज की, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं. सो डिस्काउंटिंग, लेट मी रिड्यूस द थिकनेस अ बिट. ओके, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? यहां पे डिस्काउंटिंग हमने एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं. जैसे मुझे पता है कि 1 ईयर्स के बाद, 1 साल के बाद आई विल बी गेटिंग 1000 रुपीज. सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर में फिर से मुझे 1000 रुपीज मिलेंगे. थर्ड ईयर में भी मुझे 1000 रुपीज मिलेंगे. ऐसे करते करते लेट अस से फॉर n ईयर्स आई नो दैट आई एम टू गेट 1000 रुपीज इन फ्यूचर. आगे आने वाले 10 साल मुझे हर साल 1,000 रुपए मिलेगा. तो आप समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स जब भी की जाती हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है यूजुअली ऐसी रिटर्न देती है हमें. हमने अगर किसी को लोन दिया है तो हमें पता है कि हर साल या हर महीने उसका इतना इंटरेस्ट पेमेंट मुझे आएगा. राइट, तो ये जितने फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं, इसे बोलते हैं कैश फ्लो. दैट कैश फ्लो इज 1000 रुपीज आफ्टर एवरी ईयर. वी कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो बिकॉज वी नो दैट मनी हैज टाइम वैल्यू, और फ्यूचर में जो पैसा मुझे मिलेगा उसका वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू जो वो पैसा जो मुझे आज मिला है. तो इसका मतलब 1 साल बाद जो मुझे 1000 रुपीज मिलेगा उसकी वैल्यू कम होगी. कितनी वैल्यू होगी 1 साल बाद वाले 1000 रुपये की? दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 1. सिमिलरली आफ्टर 2 years this will be 1000 over 1 plus interest rate raised to power 2. और जो nth ईयर में मुझे मिल रहा है पैसा, उसकी वैल्यू होगी 1000 over 1 plus an interest rate raised to power n. ये जो इंटरेस्ट रेट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट. ये वो रेट है दोस्तों जो हम मानकर चलते हैं कि मार्केट में
अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं अभी तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। ये एक मार्केट का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ईयर के बाद जो मुझे 1000 रुपये मिलने वाला है, उसको अगर मैं 1 डिवाइड कर दूं बाय 1+r, आर का रेट मान लो 10% है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 1 + 0.1। ठीक है, जो भी परसेंट होता है उसे हम 100 से डिवाइड करके यहां पर लिखते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि 1 साल बाद जो मुझे 1000 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब है आज के समय मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दूं, दैट इज 1000 ओवर 1.1। मानकर मैं चल रहा हूं कि मार्केट में 10% का रेट मुझे मिलता है, कहीं भी मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं तो ये जो 1000 रुपए हैं आज के समय, अगर मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दूं, दैट इज 1000 डिवाइड बाय 1.1, तो मुझे 1 साल बाद 1000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि 1000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू मेरी कितनी है, 1000 बाय 1.1। सो दिस इज द मेथड ऑफ डिस्काउंटिंग। सो सिमिलरली अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और मुझे पता है कि उस इन्वेस्टमेंट में मुझे हर एक टाइम पीरियड के बाद इतना अमाउंट मिलेगा, आई नो फॉर सर्टेनिटी दैट मैं 1 साल के बाद 1000 मिलेंगे, 2 साल के बाद 2000 मिलेंगे, 3 साल के बाद 3000 मिलेंगे, मुझे ऐसे मान लो पता है कि फ्यूचर कैश फ्लो कितना आएगा। मैं वो सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट करके आज के समय उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं कि वो सारा जो फ्यूचर का पैसा है उसकी आज के समय कितनी वैल्यू है। ये अगर मुझे पता चल जाए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो, अगर मुझे पता चल जाए, इसके साथ मुझे यह भी पता है कि उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए मुझे आज के समय कितना पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या होगी। तो मैंने लेटर से एक मशीनरी खरीदनी है, उस मशीनरी को खरीदने के लिए आज मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और वो 10 लाख रुपए मैं लोन लेकर बैंक से लाना चाहता हूं। सो बैंक विल से दैट यू विल हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन दिस 10 लाख लोन एंड यू विल हैव टू रीपे दिस 10 लाख लोन इन लेटर से नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 लाख का लोन मुझे वापस चाहिए और मुझे इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट भी चाहिए। दिस बैंक इज टेलिंग मी नाउ आई विल चेक दैट मशीन दैट आई एम गोइंग टू बाय, दिस मशीन विल जनरेट सम फ्यूचर बेनिफिट्स। इस मशीन से क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से लेटर से मुझे नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, मुझे नेक्स्ट 10 सालों के लिए हर साल 10-10 हजार रुपए का या 5-5 हजार रुपए का फायदा हो रहा है। तो मैं वो सारे फायदे को अगर आज की नेट प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट कर लूं और उसे कंपेयर करूं विद द फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ 10 लाख, आज के समय 10 लाख की फाइनेंसिंग कॉस्ट है, इसके अलावा मुझे इस पे इंटरेस्ट कितना देना है, मुझे 10% का इंटरेस्ट देना है, तो मुझे ये कॉस्ट तो पता लग गई आज के समय कितनी है, राइट। और इसी कॉस्ट को अगर मैं कंपेयर करूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, तो अगर ये बेनिफिट्स ज्यादा हैं, ये डिस्काउंट करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर ये बेनिफिट ज्यादा है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अगर ये बेनिफिट कम है तो मैं कहूंगा नहीं, ये लोन को 10% पे नहीं ले सकते, मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे मशीन से उतना फायदा नहीं होगा जितना मुझे लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द मेथड ऑफ डिस्काउंटिंग, मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यहां पर हम दो तरीके यूज करते हैं, पहला क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू, दूसरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दोनों तरीके बहुत सिमिलर हैं, इन तरीकों का बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। ऑल्दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इन्वेस्टमेंट अप्रेज करने के बहुत कम आते हैं, बट स्टिल इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, तो उसको समझ लेते हैं। तो मेरी पहली असम्पशन यहां पर क्या है, इस डिस्काउंटेड मेथड में हमें पता है, हम मानकर चलते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज कितने आएंगे, ये पता होना चाहिए ना, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमें ये पता है कि फ्यूचर में बेनिफिट कितना होगा, ये हम एस्टिमेट अच्छे से कर सकते हैं, सर्टेनिटी से कर सकते हैं। देन देयर इज नो इन्फ्लेशन, वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन यानी कि समय के साथ जो कीमतें बढ़ेंगी, समय के साथ हो सकता है मेरी सेल्स बढ़ जाएं, राइट, हो सकता है समय के साथ मेरे जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स की वैल्यू बढ़ जाए। सो वी आर नॉट अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन, वी आर जस्ट अकाउंटिंग फॉर एन इंटरेस्ट रेट दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ओके, नाउ द फर्स्ट मेथड इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है कि मुझे पता है कि आज के समय मुझे एक सम चाहिए, एक पैसे का अमाउंट चाहिए, इस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करूंगा, राइट, और मुझे फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट से कुछ फ्यूचर कैश फ्लोज मिलेंगे। इन फ्यूचर कैश फ्लोज का मैं डिस्काउंट रेट को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद आई विल कंपेयर कि ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की, फ्यूचर बेनिफिट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा है या आज मुझे जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है वो ज्यादा है। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि शुड आई इन्वेस्ट और शुड आई नॉट। सो इट कंपेयर्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड आउटफ्लो टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि जितना आउटफ्लो होगा यानी कि जितना आज के समय पैसा लगाना पड़ेगा और फ्यूचर में जितना इन्फ्लो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसे कंपेयर कर लेते हैं, राइट। नाउ इन दिस प्रोसेस व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लोस, वी विल फाइंड आउट कि हमें फ्यूचर में कितना बेनिफिट होगा, कितना कितना पैसा कितने कितने टाइम बाद मिलेगा। देन वी फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दोस कैश फ्लोस, कि वो सारे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो भी पैसा मिलने वाला है उसकी आज के समय क्या वैल्यू है। देन वी ऐड ऑल द प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी प्रेजेंट वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं विद द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, यानी कि हमारा नुकसान हो रहा है। अगर इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है और फ्यूचर बेनिफिट्स मुझे ज्यादा हो रहे हैं, तब मुझे पता चल गया कि यस आई कैन इन्वेस्ट है। ओके, नाउ
दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला क्या है? एज आई टोल्ड यू, ये कैश फ्लो हो गया, यानी कि जो भी पैसे मिल रहे हैं 1000 2000 3000 वो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेस टू पावर n माइनस वन, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो भी हमारा डिस्काउंटिंग रेट है, जो हम मानकर चल रहे हैं कि मार्केट में रिटर्न मिल जाता है, रेस टू पावर n माइनस वन। तो पहली ईयर के बाद जो रिटर्न मिल रहा है वो n माइनस वन रेस टू पावर जीरो, यानी कि उतना ही कैश फ्लो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है जो मुझे आज मिल गई, तुरंत मिल गई। अगर मुझे एक साल के बाद मिलेगी तो कितना होगा? 1 प्लस आर रेस टू पावर वन। 2 साल के बाद मिलेगी 1 प्लस आर रेस टू पावर टू, राइट? तो कैश फ्लो पर ईयर होता है सी। नंबर ऑफ ईयर्स जितने जिसके बाद आपको कैश फ्लो मिलने वाला है वो n है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? वो आई है। ये आई है जिससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तभी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ये तो मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई सम करके, राइट? इसमें से मैंने जो इनिशियल कॉस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनिशियल कॉस्ट आई को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट? तो ये मुझे बताएगा अगर ये जो टोटल वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब मेरा फ्यूचर से बेनिफिट ज्यादा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई सॉरी, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और फ्यूचर बेनिफिट कम है, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। एनपीवी नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस, राइट? नेक्स्ट हमारा तरीका होता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। यहां पर हम क्या मानकर चलते हैं? पीछे जो फॉर्मूला देखा एनपीवी का कि इंटरेस्ट जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर कैश फ्लोज की माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर इसको हम जीरो के बराबर कर दें, यानी कि मैं मानकर चल रहा हूं कि अभी जितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उस प्रोजेक्ट में उतना ही बेनिफिट मुझे सभी फ्यूचर कैश फ्लो से मिलना चाहिए, उतना कम से कम बेनिफिट मिलना चाहिए, मिनिमम द बेनिफिट आई शुड गेट इज इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न यहां पर हम यूज करेंगे, देखो कैश फ्लो तो हमें पता है कितना है, हर साल कितना मिलेगा ये हमें पता है, इसके अलावा हमें पता है कितने साल तक वो कैश फ्लो मिलेगा। अगर मैं इस वैल्यू को जीरो बना दूं तो आई नो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, आई नो द कैश फ्लो, आई नो द नंबर ऑफ ईयर्स, आई जस्ट डोंट नो द इंटरेस्ट रेट। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को जीरो बना दूंगा तो मुझे सब कुछ पता है, मुझे आर फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आर फाइंड आउट कर सकता हूं यहां से। अगर इंटरेस्ट रेट ये जो मिलता है यहां से, इसको मैं बोलता हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। So internal rate of return is that discounting rate on which the net present value of the future cash flows it becomes equal to the initial cost of investment। जितनी आपकी इनिशियल पैसा लगना है उसी के बराबर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू सारे फ्यूचर कैश फ्लोज का बन जाए। ये जिस रेट पर बनेगा, जिस रेट पे ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी, उस रेट को हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को फिर हम कंपेयर करते हैं कि वो कैपिटल उठाने के लिए कितना खर्चा मैं दे रहा हूं, जो मैंने आपको यहां पर अभी दिखाया था दैट एक्स और वाई को हम कैलकुलेट जो है कंपेयर करेंगे। हम बोलेंगे कि हमारा किस जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ज्यादा पैसा लग रहा है, किसमें कम पैसा लग रहा है। तो ये चीज हम आईआरआर से कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस पे अगर मेरी नेट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना पैसा मैंने लोन पे लिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना रिटर्न प्रॉमिस किया है, अगर ये आईआरआर उस रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है तब तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे रिटर्न कैपिटल पे कम देना है और मुझे आईआरआर ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा अगर ये आईआरआर कम होता है रेट ऑफ रिटर्न से तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। क्लियर हुआ? और ये आईआरआर क्या है? इस वैल्यू पे ये वो डिस्काउंटिंग रेट है जब मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती है विद दी सिग्मा ऑफ सी आई ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस वन, राइट? तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल एक तरीका है जो आपको समझ आना चाहिए। इसी तरीके को यूज करके यहां पर आप आंसर मुझे कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कौन सा मेथड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टाइम वैल्यू को अकाउंट में लेता है? टाइम वैल्यू का अकाउंट में लेने का मतलब है कि डिस्काउंटिंग होती है फ्यूचर कैश फ्लो की। कौन से रेट में होगी? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में नहीं, अभी हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखा, यहां पर हमें टाइम वैल्यू लेनी पड़ती है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं करते, पे बैक पीरियड में भी हम टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं करते, वी कंसीडर इट ओनली इन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और ये दोनों मेथड बिल्कुल सिमिलर हैं। यहां पर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस निकालते हैं और यहां पर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर करके रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, आईआरआर निकालते हैं, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, क्योंकि दो मेथड हमने देख लिए इन्वेस्टमेंट करनी या नहीं करनी डिसाइड करने के, जो कि डिस्काउंटिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जहां पर हम एक रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में मान करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। लेकिन एक तरीका है पे बैक पीरियड मेथड। यहां पर हम पे बैक पीरियड फाइंड आउट करते हैं। पे बैक पीरियड का मतलब है कि कितने टाइम के अंदर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी।
मान लीजिए मुझे एक ट्रक खरीदना है फॉर ट्रांसपोर्टिंग माई गुड्स एंड आई एम परचेजिंग दिस ट्रक फॉर लेट अस से फॉर ₹30 लाख। 30 लाख का मैंने वो व्हीकल खरीद लिया। अब उस ट्रक को यूज करके आई विल बी एबल टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स, ज्यादा रिटर्न आएगा मुझे। तो सिर्फ उस ट्रक के आ जाने से मेरी सेल जितनी बढ़ गई उतना उतना अमाउंट मेरा उस ट्रक का रिटर्न है। ट्रक के आने से, सिर्फ ट्रक की वजह से मेरी सेल 10,000 रुपए बढ़ गई है और हर महीने में 10,000 की ज्यादा सेल कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब है द रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस ट्रक इज 30,000 पर मंथ, सॉरी 10,000 पर मंथ, राइट। नाउ अब मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि मैंने इनिशियली 30,000 रुपए इस ट्रक में लगाए हैं, अब मैं कितने टाइम में ये पैसा रिकवर कर सकता हूं। ये पैसा रिकवर करने में मैं क्या फाइंड करूंगा कि हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं मुझे, तो इसका मतलब है कि मुझे एटलीस्ट कितने महीने काम ये ट्रक को यूज करना पड़ेगा ताकि मेरी पूरी कॉस्ट रिकवर हो जाए, राइट। तो ये जो टाइम लगेगा कॉस्ट को रिकवर करने में, इसको हम बोलते हैं पेबैक पीरियड, राइट। सो इट मेजर्स द टाइम टेकन बिफोर रिसीट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आर एनफ टू पे बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा आपको मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, उससे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पे बैक कर सको। कितना टाइम लगेगा ये चीज हम फाइंड आउट करते हैं। और इसका अप्रेजल कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से एक बेंचमार्क पेबैक पीरियड सेट कर लेती है, राइट। वो मान लेते हैं कि हर कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करें, उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है, लेटेस्ट से मैं बोल रहा हूं मुझे 5 साल के अंदर रिकवर हो जाना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कॉस्ट 5 साल में रिकवर हो जाना चाहिए। तो मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं पकड़ूंगा जहां पर मेरा 5 साल से ज्यादा का पेबैक पीरियड हो। 5 साल से कम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1.5 महीने, जो भी मेरा पेबैक पीरियड अगर है तो मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट इन्वेस्ट। सो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर हम कोई डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ कंसर्न है विद द टाइम टेकन टू रिकवर आवर इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लें, इतना टाइम में फाइंड आउट करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे पास एक प्रोजेक्ट ए है इन्वेस्ट करने के लिए, एक प्रोजेक्ट बी है इन्वेस्ट करने के लिए, और मुझे कैश फ्लो का आइडिया है कि प्रोजेक्ट ए में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 5 सालों के अंदर इतना इतना, पहले साल में 7,500, फिर 20,000, फिर 15,000, देन 7,500, देन 3,000। सो दिस टोटल अमाउंट टू बी 15, 15, 30, 30, 20, 50, 53,000, राइट। सो ये 15, 30, 20, हाँ 53,000 की मेरी रिकवरी हो रही है यहां पे 5 साल के अंदर, राइट। प्रोजेक्ट बी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे 10-10 हजार हर साल मिल रहे हैं, और ये 10,000 लेकिन रिकवर करने में टोटल जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना निकल कर आ रहा है, दिस टोटल अमाउंट इज कमिंग आउट टू बी 10,000 इंटू 10, दैट इज 1 लाख रुपीज। सो रिटर्न मेरा प्रोजेक्ट बी में ज्यादा है 1 लाख, टोटल रिटर्न है 1 लाख, लेकिन ये रिटर्न 10 सालों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर मेरा कितना रिटर्न आ रहा है, ओनली 53,000। 20,000 प्लस 15,000 दैट इज 35,000, प्लस 15,000 दैट इज 50,000, देन 3,000 दैट इज 53,000। तो यहां रिटर्न तो कम है, यहां पर 1 लाख है, यहां 53,000 है, लेकिन मैं यहां क्या देख रहा हूं कि यहां पर 53,000 सिर्फ 5 साल में आ गए। यहां पर 53,000 मुझे लाने हो तो 1 2 3 4 5 छठा साल लगेगा मुझे 53,000 लाने के लिए, क्योंकि यहां तक तो सिर्फ 50,000 आए, 6th ईयर लग रहा है मुझे 53,000 लाने के लिए। और लेटेस्ट से अगर मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर, अब मुझे डिसाइड करना है कि कहां मैं पैसा लगाऊं, तो मैं अब देखूंगा कि मुझे कॉस्ट को रिकवर करने में कम समय कहां लग रहा है, मेरी कॉस्ट रिकवर कहां जल्दी हो रही है, ठीक है। तो ये होता है पेबैक पीरियड। अब इस मेथड के कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है, जैसे कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का काउंट नहीं करते, हम ये नहीं मानते कि जो फ्यूचर में लेटर से 3 साल बाद ये जो 15,000 रुपए मिल रहे हैं, ये 15,000 की वैल्यू 15,000 नहीं होगी, ये थोड़ी कम होगी, लेकिन हम ये अकाउंट नहीं करते इस मेथड के अंदर। इसके अलावा द चॉइस ऑफ पे बैक पीरियड इज आर्बिट्रेरी, ऑब्वियसली हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पे बैक पीरियड कितना होना चाहिए। 5 साल से ज्यादा का पे बैक पीरियड है तो इन्वेस्टमेंट मत करो, या 2 साल से ज्यादा का है तो इन्वेस्टमेंट मत करो, ये डिसीजन लेना ये कैसे डिसाइड होगा, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। इसके अलावा ओनली कैश फ्लोज कंसिडर्ड आर दोज दैट फॉल इन द पे बैक पीरियड, हम सिर्फ वही पेबैक पीरियड के अंदर मिलने वाले कैश फ्लोज को यहां पर अकाउंट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पेबैक पीरियड अगर मैंने 5 साल का सेट कर दिया है, तो मैं 5 साल में क्या देखूंगा कि 5 साल में इस प्रोजेक्ट ए से 53,000 रुपीज आ रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट बी से सिर्फ 50,000 रुपीज आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि नहीं यार देखो, पेबैक पीरियड में 5 साल के अंदर अंदर यहां से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर दो, लेकिन ओवरऑल रिटर्न जो है वो मेरा प्रोजेक्ट बी में ज्यादा है। तो ये भी एक चीज है। उसके अलावा बाय डिमांडिंग फास्टर पे बैक द कंपनीज माइट बिल्ड अ बायस टुवर्ड्स रिस्की प्रोजेक्ट्स, कि अगर मैंने अपना पेबैक पीरियड बहुत छोटा कर दिया, मैंने 2 साल 3 साल 4 साल रख दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कम पीरियड है अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। और जो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे जहां कम समय में आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा मेरा टेंडेंसी हो सकता है टू गो टुवर्ड्स रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स इफ माई पेबैक पीरियड इज लेस, राइट। अनदर मेथड टू डू दिस काइंड ऑफ अप्रेजल इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड।
इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या सिंपल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। इसे हम कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि इन्वेस्टमेंट जहां भी हमने करनी है उससे कितना एवरेज प्रॉफिट मिलेगा हमें आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्सेस वैक्सेस पे करके कितना एवरेज प्रॉफिट आएगा, डिवाइडेड बाय दी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट में पैसा हमें कितना लगाना एवरेज पड़ेगा। इसका जो रेशियो है वो रेशियो हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से निकालते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ अकाउंटिंग इनकम एक्सपेक्टेड टू बी अर्न ड्यूरिंग ईच ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट्स लाइफ। सो प्रोजेक्ट से हमें टोटल जो इनकम आने वाली है जितने भी सालों में आएगी उसको उतने सालों से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने बोला कि 5 साल में वो प्रोजेक्ट मुझे 5 लाख की इनकम देगा, तो मैं कहूंगा ठीक है टोटल 5 लाख इनकम है, 1 लाख इन फर्स्ट ईयर, लेट अस से 2 लाख इन सेकंड ईयर, देन अगेन 50,000 इन थर्ड ईयर, लेकिन टोटल जो इनकम आई 5 सालों में वो 5 लाख आई। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय दी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5 लाख बाय 5, दैट इज 1 लाख। ये मेरी एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, इज द सम ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। एंडिंग में अपनी उस पीरियड की पूरी लाइफ की, प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ की एंडिंग में और प्रोजेक्ट की लाइफ की बिगिनिंग में जो उसकी वैल्यू थी उसका एवरेज निकालना है, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाई दी 2। ये हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे विद एवरेज प्रॉफिट, वहां से जो हमारा वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सो दिस प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड, इसमें इन्वेस्टमेंट हम तब करेंगे जब दिस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न सेट बाय मैनेजमेंट। अगेन यहां पर मैनेजमेंट आर्बिट्रेरली सेट करेगा कि हमें मिनिमम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इतना चाहिए और इससे अगर ऊपर एआरआर होगा तभी हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट। सो अगेन यहां पर कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स क्या है, सिंपलर मेथड है। देखो हमें पता, हम मानकर चलते हैं कि कितना बेनिफिट होने वाला है, उस बेनिफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हर साल का एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दो और उसका एवरेज ले लो, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने में भी ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टमेंट में शुरुआत में कितना पैसा हमें देना पड़ा और बाद में कितना देना पड़ा। क्योंकि आप समझिए, लेट अस से अगेन आई हैव 2 ऑप्शंस, मैं एक नई फैक्ट्री बना सकता हूं या मैं अपनी पुरानी फैक्ट्री को रीमॉडल करवा सकता हूं, उसको रीफिट या रिनोवेट करवा सकता हूं। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर मैं नई फैक्ट्री बनाता हूं तो इसका मतलब है कि मेरे उस नई फैक्ट्री में ऑपरेशंस जो भी होने वाले हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली होंगे, नई मशीनरी लगेगी, सब कुछ नया होगा वहां पे, राइट। तो मेरे ज्यादा पैसा लगेगा नई फैक्ट्री बनाने में, आई विल हैव टू इन्वेस्ट मोर बट आई विल गेट बेटर रिटर्न्स, वेरी गुड। इफ आई वांट टू रेनोवेट माय ओल्ड फैक्ट्री तो कम पैसा लगेगा, कम मुझे वहां पर वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो भी उतना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज द फैक्ट्री विल बी ओल्ड। भले उसको मैं रीमॉडल रीफिट करवा दूं, वहां पर उतनी एफिशिएंसी से शायद काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, हाउ विल आई डिसाइड वेदर आई शुड कंस्ट्रक्ट अ न्यू फैक्ट्री और शुड आई रीफिट एन ओल्ड फैक्ट्री। तो यहां अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को यूज करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि नई फैक्ट्री बनाने के बाद हर साल कितना प्रॉफिट होता है उस फैक्ट्री से, इसका एवरेज निकाल लो। पुरानी फैक्ट्री अगर बनाता हूं तो कितना प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकाल लो। और इसके बाद जो कॉस्ट लगने वाली है, अगर मैं नई फैक्ट्री बनाता हूं तो पहले साल में नई फैक्ट्री स्टार्ट करते वक्त उस फैक्ट्री की वैल्यू कितनी होगी, मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, और लास्ट ईयर में उस फैक्ट्री की वैल्यू मेरे अकाउंटिंग बुक्स में कितनी रहेगी, उस लैंड की वैल्यू कितनी रहेगी, उसको मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं जो दूसरी मेरी फैक्ट्री है उसमें भी जो प्रॉफिट हो सकता है उसको मैं निकाल दूं, उसका एवरेज ले लूं, और जो मेरी उस पुरानी फैक्ट्री की आज की वैल्यू है और जो एंड ऑफ द पीरियड वैल्यू रहेगी उसको मैं एवरेज निकाल लूं, और दोनों को कंपेयर करके मैं एआरआर निकालूं। एआरआर अगर मेरे मिनिमम एआरआर से ऊपर है तो मैं उसी फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा, जिसका भी एआरआर हायर होगा मैं वहां इन्वेस्ट कर दूंगा। सो दैट इज हाउ वी यूज दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, राइट। नाउ द एंटायर स्ट्रीम ऑफ इनकम इज कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। हम यहां पर पूरी स्ट्रीम ऑफ इनकम कंसिडर करते हैं, यानी कि जितने साल तक भी वो इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट चले, जितने साल तक भी वो हमें रिटर्न देना चाहे, हम उसका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। हम सिर्फ पेबैक पीरियड की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनका यहाँ पर हम अकाउंट करेंगे। लेकिन नुकसान क्या है इस मेथड के, टाइम वैल्यू हम दोबारा यहाँ पर नहीं कंसिडर कर रहे। हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हो सकता है कई आइटम्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में कैश की फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ और बेनिफिट्स हमें दे रहे होते हैं, इंटेंजिबल बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, हम उन्हें अकाउंट नहीं करते। यहाँ पे कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ ऑब्वियसली हर एआरआर हर प्रोजेक्ट का अलग रहेगा और एवरेज प्रॉफिट निकालना इज नॉट ऑलवेज इजी। प्रॉफिट हर बार हर साल जो है आपको पता हो पहले से, ये बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा आर्बिट्ररी एआरआर आप सेट करोगे, ऑब्वियसली एआरआर आप, जैसे हमने पिछली बार पेबैक पीरियड को ऐसे सेट कर दिया कि नहीं 5 साल का रख दो, यहां पर भी हम एआरआर 10% का रख दो, 5% का रख दो, ऐसे सेट करेंगे तो ये आर्बिट्ररी हो जाएगा। ये कोई बहुत ही ज्यादा प्रोसेस बैक्ड मेथड नहीं है। तो यूजुअली आप समझ सकते हो डिस्काउंटेड जो मेथड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, वो मेथड्स हमारे ज्यादा पॉपुलर मेथड होते हैं इन ऑर्डर टू अप्रेज द इन्वेस्टमेंट, राइट।
नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 4 years आर. हमें 4 years का एक प्रोजेक्ट है, उसकी पूरी लाइफ है 4 years की, और उसमें हर साल मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है वो मैंने यहां पर लिख दिया 52,000, 56,000, 59,000, 57,000. इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट इज 16 lakhs, 16 लाख रुपए मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट के अंदर. नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? एआरआर आपको फाइंड करना है. एवरेज प्रॉफिट आपको कैसे पता लगा? एवरेज प्रॉफिट आपने सारे 4 साल के प्रॉफिट देख लिए, इनको ऐड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा. इसके बाद एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? 16 लाख इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यू है. ये सिर्फ प्रोजेक्ट की बिगिनिंग में लगेगा, प्रोजेक्ट के एंड में कोई वैल्यू नहीं है. राइट, प्रोजेक्ट की बिगिनिंग में तो है, प्रोजेक्ट के एंड में कोई वैल्यू नहीं लगने वाली है. आपको सिर्फ इनिशियली 16 लाख का खर्चा करना है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दे दी गई है. So now if you want to find the ARR, you will have the average profit 52K plus 56K plus 59K plus 57K. Now you see मैं यहां पर 3 साल बाद 59K भी मिल रहा है, मैं उसको 59K ही ले रहा हूं. मैं उसको 59/1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज्ड बाय 3 ये नहीं कर रहा. अगर मैं ये करूं तो ये डिस्काउंटेड हो जाएगा. बट दिस इज अ नॉट नॉन डिस्काउंटेड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने सारी वैल्यू 4 से डिवाइड कर दिया. ये मेरा क्या निकल कर आया? दिस इज माई एवरेज प्रॉफिट. इसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है इसको बाय द एवरेज वैल्यू. वैल्यू कितनी है? 16 लाख प्लस जो लास्ट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है वो कितनी? 0. कोई वैल्यू नहीं लग रही, फाइनली कोई खर्चा नहीं आ रहा है इसमें, डिवाइडेड बाय 2. ये जो रेशियो आएगी ये होगा मेरा ARR. अब ये ARR एक बेंचमार्क से ज्यादा होना चाहिए. मुझे कैलकुलेट करके बता देना कमेंट सेक्शन में कि ये ARR कितना निकल कर आ रहा है. राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट लोन्स. टर्म लोन्स वर्सेस द वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स. अगेन दीज आर द लोन्स. अभी तक हमने बात किया इन्वेस्टमेंट अप्रेज कैसे करते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ लोन्स की. बिल्कुल थ्योरी है, छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें, इनको समझ लेते हैं. बैंक्स यूजुअली जो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं वो या तो कोई फिक्स्ड एसेट लेने के लिए प्रोवाइड करते हैं, आप जमीन खरीद लो, मशीन खरीद लो, कार खरीद लो, व्हीकल खरीद लो, या फिर वो हमें वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए लोन देते हैं. वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करते हैं इसको हम आगे अभी देखेंगे. उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स. ये वो लोन्स है जो वर्किंग कैपिटल को आपकी मैनेज करने के लिए दिए गए. नाउ द वर्किंग कैपिटल लोन्स दीज आर नॉर्मली सैंक्शन फॉर 1 year बट दे आर आल्सो पेबल ऑन डिमांड. ये लोन्स यूजुअली 1 साल के लिए दिए जाते हैं, शॉर्ट पीरियड के लोन्स होते हैं, लेकिन ये डिमांड पे पेबल होते हैं. अगर बैंक आपसे पैसा वापस मांग ले तो आपको देना पड़ता है, लेकिन अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट दैट यू हैव विद योर बैंक. देन term loans are considered long term assets while the working capital term loans they are not long term, they are short term assets. वर्किंग कैपिटल के लोन्स यूजुअली शॉर्ट टर्म एसेट्स दिए जाते हैं, बैंक्स के लिए वो शॉर्ट टर्म एसेट है. टर्म लोन्स उनके लिए लॉन्ग टर्म एसेट है क्योंकि वो लंबे टाइम तक उनको इंटरेस्ट इनकम देंगे. इसके बाद जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, ये रेशियो एनालिसिस में हमने फाइंड आउट किया था व्हाट इज अ डेट सर्विस कवरेज रेशियो. दिस अज्यूम्स इंपॉर्टेंस क्योंकि कोई भी जो डेटर है वो लोन पे कर सकता है, नहीं पे कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है लोन को पे करने की, ये हमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो से पता चलता है. इसके बाद देयर इज नो यूनिफॉर्म पेमेंट शेड्यूल. ये भी आपको ध्यान रखना है, सारे लोन्स का रीपेमेंट सेम तरीके से नहीं होता है. सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए ईएमआई सूटेबल होती है. ईएमआई हमने देखा यानी कि इक्वल अमाउंट आपको हर महीने पे करना पड़ेगा लोन का. उस इक्वल अमाउंट में थोड़ा पार्ट इंटरेस्ट का होगा, थोड़ा पार्ट प्रिंसिपल पेमेंट का होगा. इनिशियली आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हो ईएमआई में, लेकिन जैसे जैसे आपके ईएमआई जो आपका लोन पीरियड है वो एंड होने लगता है, टेन्योर खत्म होने लगता है, वहां पर आपका ईएमआई का इंटरेस्ट कम हो जाता है और प्रिंसिपल ज्यादा प्रोपोर्शन का आप पे करते हो. ठीक है. इन केस ऑफ अ फार्मर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट में कंसाइड विद द क्रॉपिंग पैटर्न. जैसे अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं हो, आपकी रेगुलर मंथली इनकम नहीं है, तो आप ईएमआई पे नहीं कर पाओगे क्योंकि हो सकता है आपको साल के कुछ समय ज्यादा इनकम मिल रही है और साल का कुछ समय बिल्कुल इनकम नहीं मिल रही है. तो ऐसे लोगों के लिए जो रीपेमेंट है वो अलग तरीके से हो सकती है. राइट. सो ऐसे एंटरप्राइजेस के लिए देयर माइट बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ रीपेमेंट, जहां पर आपकी कुछ पेमेंट साल के कुछ हिस्से में हो और बाकी टाइम आपको इंटरेस्ट पे ना करना पड़े. देन इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस नॉर्मली बैंक्स स्टिपुलेट मंथली और क्वार्टरली रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट. जितना उस टाइम में इंटरेस्ट बना और जो भी उस टाइम का प्रिंसिपल था वो आप वहां पर पे कर दो. In some cases the entire repayment can be stipulated in one installment only called bullet payment. ये सारे रीपेमेंट के जो तरीके हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, लोन रीपेमेंट कैसे करते हैं. नाउ देन देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ डिफर्ड पेमेंट गारंटी. इसे बहुत सिंपल तरीके से समझ लो. देयर इज अ कंपनी नोन एज XYZ लिमिटेड एंड अ कंपनी नोन एज ABC. जो XYZ लिमिटेड है वो ABC को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और ABC यूजेस दैट रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस देयर गुड्स. Now ABC
सेज कि ये जो रॉ मटेरियल आपने सप्लाई किया है, इसका मुझे जो मैं पेमेंट दूंगा वो मैं आपको डिलेड पेमेंट दूंगा, राइट तो यहां पे एक्सवीजी जो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है, मैं आपको रॉ मटेरियल दे रहा हूं, आप जो मुझे पेमेंट करोगे रॉ मटेरियल की, वो आप मुझे फ्यूचर में करोगे, लेकिन मुझे गारंटी दो कि आप पेमेंट करोगे। तो ये गारंटी जब बैंक देता है तो हम उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ये बैंक क्या है, इस बैंक के पास एबीसी जाएगा, एबीसी बोलेगा कि देखो मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है, एंड द एक्सवाईजेड इज आस्किंग फॉर अ गारंटी, सो प्लीज गिव मी अ गारंटी दैट यस आई विल मेक अ पेमेंट, इन केस आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट द बैंक विल मेक द पेमेंट। तो वो एक तरीके से बैंक का लोन हो जाएगा। तो अगर मुझे आपको पेमेंट करनी है फ्यूचर में, और आप बीइंग माय स्टूडेंट आप मुझे पेमेंट फ्यूचर में लेने को तैयार हो, लेकिन आपने बोला कि सर मुझे एक गारंटी चाहिए कि आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या हुआ, तो इसलिए आप मुझे गारंटी दो। तो मैं एक बैंक के पास जाकर के आपको गारंटी दिलवाऊंगा, और मैं बैंक से बोलूंगा कि अगर मैं 3 महीने बाद मेरे स्टूडेंट को पेमेंट नहीं कर पाया तो वो पेमेंट आप करोगे, बैंक आप पेमेंट करोगे, और फिर वो जो पेमेंट आपने मेरे स्टूडेंट को की है वो लोन होगा मेरी तरफ से, कि मैंने आपसे लोन लिया हुआ है, राइट। तो मेरे बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर देगा आपको, लेकिन मुझे फिर बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, और एक इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। क्लियर। तो ये होती है डिफर्ड पेमेंट गारंटी, व्हेन द परचेजर ऑफ अ फिक्स्ड एसेट डज नॉट पे टू द सप्लायर इमीडिएटली बट पेज अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल एंड द बैंक गारंटीज दिस पेमेंट, देन इट इज नोन एज डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ये एक नॉन फंड बेस्ड मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है। नॉन फंड बेस्ड मेथड का है मतलब है कि यहां पर एक्चुअली बैंक इज नॉट ट्रांसफरिंग एनी मनी टू मी इनिशियली। जब मैंने डिफर्ड पेमेंट गारंटी बैंक से बनवाई, बैंक ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, ना ही बैंक ने मेरे सप्लायर को पैसा दिया। बैंक कब पैसा देगा, बैंक तब पैसा देगा अगर मैं डिफॉल्ट कर देता हूं, मैं पेमेंट नहीं करता हूं, तब बैंक पैसा देगा। सो इनिशियली दिस फाइनेंसिंग इज नॉन फंड बेस्ड, कोई फंडिंग नहीं है, बस एक गारंटी दी गई है। इफ आई डिफॉल्ट इन पेमेंट, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तब ये गारंटी जो है वो वर्क में आएगी, तब ये गारंटी फंड बेस्ड बन जाएगी, क्योंकि अब बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, और तब तक ये फंड बेस्ड रहेगी जब तक मेरे से बैंक अमाउंट रिकवर नहीं कर लेता। क्लियर है। सो ये तो डीपीजी हो गई। डीपीजीज में अगेन बैंक्स की तरफ से भी रिस्क है, बैंक्स को भी डिफॉल्ट का रिस्क रहता है कि अगर मैंने पेमेंट नहीं की तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा मुझसे रिकवर करना पड़ेगा, राइट। सो डीपीजी भी यूज किया जाता है एज एन अप्रेजल, कि डीपीजी दे या ना दे, किसी कंपनी को, किसी कंपनी के बिहाफ पे हम पेमेंट गारंटी दे या ना दे, तो ये क्योंकि एक लोन है ना, आप समझ रहे हैं, बैंक अगर गारंटी दे रहा है तो बैंक एक तरीके से आपको लोन की परमिशन दे रहा है। आपको लोन नहीं दिया, जब उसने आपको गारंटी दी तो उसने आपको लोन की परमिशन दी कि अगर तुम पेमेंट नहीं कर पाए तो मुझसे लोन ले लेना। क्लियर है। सो दैट इज अ गारंटी ऑफ अ लोन, कि इफ यू वांट आई विल गिव यू अ लोन, आई एम नॉट गिविंग यू करंटली, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेक अ पेमेंट आई विल गिव यू द लोन। सो अगर मैं आपको लोन दूंगा तो आई विल हैव टू चेक कि आर यू एबल टू रीपे द लोन और नॉट, क्योंकि वो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है, बैंक के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, वो बैंक इज इन्वेस्टिंग इन मी बाय गिविंग मी अ लोन। तो मैं जो बैंक को इंटरेस्ट दूंगा वो बैंक की इनकम बनेगी, तो बैंक ये कोशिश करेगा टू फाइंड आउट कि वेदर दे शुड गिव मी अ लोन और नॉट, और ये बैंक के बिहाफ पे एज अ बैंकर आपको भी करना पड़ेगा। जब भी आपके पास कोई पेमेंट गारंटी मांगने आएगा, या जब भी आपके पास कोई लोन लेने आएगा, तो आप चेक करोगे कि क्या आपको लोन देना चाहिए, क्या आपको लोन देकर के मुझे इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा लोन्स की सिंडिकेशन भी होती है। आप लोग बैंक्स में ऑब्वियसली जानते होंगे, कई लोन इतने बड़े अमाउंट के होते हैं कि नॉट अ सिंगल ब्रांच ऑफ अ बैंक इज एबल टू फर्निश दैट लोन। तो यहां पर टू और मोर देन टू लेंडर्स, टू और मोर देन टू बैंक्स, टू और मोर देन टू इन्वेस्टर्स, दे कम टुगेदर टू फंड वन लोन। इसे बोलते हैं एक सिंडिकेट बनाना। यहां पर बैंक्स का एक ग्रुप बन जाएगा, ये जो ग्रुप बनेगा इसमें एक लीड बैंक होगा। ये लीड बैंक जो है, जो लेट से अंबानी जी को या अडानी जी को एक लोन चाहिए, और लोन है 100 करोड़ रुपए का, उनको लोन उठाना है बैंक से, तो वो सबसे पहले जाएंगे लेट से एसबीआई के पास, एसबीआई को बोलेंगे कि मुझे 100 करोड़ का लोन दे दो। एसबीआई कहेगा कि मेरे अकेले बस की बात नहीं है, आई कैन नॉट गिव यू 100 करोड़ लोन बाय माई सेल्फ, आई विल हैव टू आस्क अदर बैंक्स ऑल्सो। सो अडानी जी विल से टू दी एसबीआई बैंक कि ठीक है, आपको मैं परमिशन देता हूं, आई गिव यू मैंडेट, यू गो एंड अरेंज फॉर द सैंक्शंस ऑफ टोटल अमाउंट फ्रॉम अदर बैंक्स। आप एसबीआई खुद जाइए पीएनबी के पास, खुद जाइए आईसीआईसीआई के पास, एचडीएफसी के पास, और सबसे बात करके 100 करोड़ का एक लोन अमाउंट बनाइए। आपस में एग्रीमेंट कर लो कि किसको कौन कितना पैसा उस फंड में डालेगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें आप एग्री करके मेरे पास आइए। यहां पर जो एसबीआई बैंक है इसको हम लीड बैंक बोलेंगे, बिकॉज एसबीआई बैंक इज टेकिंग द चार्ज। एसबीआई बैंक विल डू द लियाजन वर्क, इट विल गो टू अदर बैंक्स, इट विल ट्राई टू कम टू कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस, कि सारे बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजी हो जाएं, कितने टेन्योर का लोन है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पेमेंट जो मिलेगा कैसे बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको हम बोलते हैं सिंडिकेट ऑफ अ बैंक, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंडिकेशन ऑफ अ लोन, राइट। सो व्हाट विल डू, multiple banks are there,
दीज मल्टीपल बैंक्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एंड दे आर पूलिंग अवे देयर फंड्स। 5 बैंक्स मिलकर के 20-20 करोड़ रुपए देंगे, 100 करोड़ बन जाएगा। तो यहां पर इस सबने फंड्स और कम्युनिकेशन को लीड बैंक को सौंप दिया, और यहां पर बोरोअर यानी मेरे बिहाफ पे एक ही बैंक जो है मुझसे डील कर रहा है, मेरे पास एसबीआई के कह रहा है कि ठीक है 100 करोड़ का लोन मैं आपको दे रहा हूं, ये इन बैंक्स का सिंडिकेट है, मैं उसका लीड बैंक हूं, मैं आपको लोन दे रहा हूं और आपसे पेमेंट भी मैं ही रिसीव करूंगा और ये पेमेंट मैं ही बाकी सभी बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, इससे लीड बैंक को क्या फायदा होगा? लीड बैंक मुझसे कुछ एडिशनल सिंडिकेशन फीस लेगा, क्योंकि वो मेरे लिए दूसरे बैंक्स को भी लेकर आ रहा है, वो दूसरे बैंक से कम्युनिकेट कर रहा है, वो दूसरे बैंक्स के साथ इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को राजी हो गया है। ये सारा पेपर वर्क लीड बैंक ने किया, तो उसके लिए वो एक फीस मुझसे ले लेगा, इसको बोलेंगे सिंडिकेशन फीस। मेरा काम हो गया, मुझे 100 करोड़ का लोन मिल गया, बैंक्स का भी काम हो गया, सबको 20-20 करोड़ का लोन देने का मौका मिल गया, सबके पास एक 20 करोड़ का एसेट आ गया। क्लियर हो चुका है? तो दिस इज द सिंडिकेशन। नाउ आंसर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इंडिकेटिव ऑफ द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ अ बोरोवर फॉर अ टर्म लोन? क्विक रेशियो, TOL, DSCR या DER? So obviously we have just seen that debt service coverage ratio or DSCR is the correct answer for this. यहां से हमें repayment capacity का पता चलता है for every borrower. Right? Answer this. EMI method of repayment is most suitable for loans to which of the following types of borrowers? अगर आपके borrowers को EMI method से repayment करना सबसे suitable है, तो वो किस kind के borrowers होंगे? Agricultural term loans है, या salaried employees हैं, या seasonal industries हैं, या crop loans हैं? तो obviously EMI is always the most suitable method for salaried individuals. सैलरीड इंडिविजुअल सीजनल ऑपरेशंस के लिए ईएमआई नहीं सही होता है, वहां पर आप बुलेट या बलून पेमेंट करते हैं, राइट, या फिर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देते। क्लियर हो गया? नाउ प्रोजेक्ट अप्रेजल, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के अलावा हम कुछ और कंसिडरेशंस को भी यहां पर देखते हैं। जैसे हम जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाएं, फाइनेंस करने जाएं, या बैंक किसी कंपनी को लोन देने जाए, तो वो ये भी देखेगा कि जिस कंपनी को मैं लोन दे रहा हूं उसके मैनेजरियल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, वहां पर जो प्रमोटर्स हैं, जो उस कंपनी के ओनर्स हैं, उनका क्रेडेंशियल कैसा है, उनकी रेपुटेशन कैसी है, जो ओनर्स का कितना पैसा लगा हुआ है कंपनी के अंदर, और क्या कंपनी कल को कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ ज्यादा लॉस हुआ, तो क्या कंपनी उसको डील कर सकती है, नहीं कर सकती है, मेरा एसेट, मेरे लोन को, मेरे इंटरेस्ट पेमेंट्स को सर्विस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, किस तरीके का बिजनेस है, उस बिजनेस को रन करने वाले लोग कैसे हैं, सीईओ कौन है कंपनी का, मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग हैं, उनका रिकॉर्ड कैसा है, उनकी वर्किंग कैसी है, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा। सो मैं बेसिकली मैनेजरियल सिस्टम को, मैनेजमेंट को मैं चेक करूंगा कि क्या ये मैनेजमेंट सही तरीके से कंपनी चलाती है और क्या मेरा रिटर्न दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। इसी तरीके से मुझे इन्वेस्टमेंट अप्रेज करना है, तो मैं प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटी भी चेक करूंगा। प्रोजेक्ट जो जहां भी इन्वेस्ट करना है उसकी लोकेशन क्या है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके का है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है या है, टेक्निकल चीजें क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक फैक्ट्री बनाना चाहता हूं और वो फैक्ट्री मैं बनाऊंगा लेटेस्ट से उड़ीसा के जंगलों में। अब यहां मेरा बैंक जिससे मैं लोन लेने गया वो देखेगा कि तुम जहां फैक्ट्री बनाने जा रहे हो वहां पे आपका लैंड की कीमत कैसी है, क्या वहां पर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहां पर आप फैक्ट्री बनाओगे तो वहां पर रॉ मटेरियल आपको मिलेगी, नहीं मिलेंगे, पावर है, रोड है, इंफ्रा है, ये नहीं है, ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑब्वियसली फाइनल आता है कि रिटर्न कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, ब्रेक इवन कहां पे जाकर होगा, कहां पर मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, और मार्केट में अगर कोई उथल पुथल होती है, कुछ चेंजेस आते हैं या ग्लोबल सिनेरियोज में कुछ चेंजेस आते हैं, तो क्या इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें मेरे प्रोजेक्ट अप्रेजल के फाइनल फेजेस में आती हैं, राइट। सो यहां पर एक चीज की बात हमें और करनी है, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दीज आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द आईआईबीएफ मटेरियल। ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की कुछ खास बातें क्या होती है, जैसे कि कोई ब्रिज बनाना है, कोई रोड एक्सप्रेसवे बनाना है आपको, या मेट्रो रेल बनानी है आपको किसी शहर के अंदर, तो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड दीज टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि कुछ ऐसे आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया, आज इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद से रिटर्न मिलना आपको शायद शुरू हो जाएगा। लेकिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आपको पता है ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने में ही आपको 5-6-7 साल लग जाते हैं, और ये 5-6-7 साल आपको कोई रिटर्न नहीं आता है। जब आपने इन्वेस्ट किया है, आपने लोन लेकर के मेट्रो बनानी है, अब लोन ले लिया, अब मेट्रो बनने में 6-7 साल, 8 साल, 10 साल लगेंगे। अब वो 6 साल 10 साल आपको कोई इनकम नहीं आएगी उस मेट्रो से, क्योंकि वो बन रही है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो देयर इज अ लॉन्ग इंप्लीमेंटेशन पीरियड। देन देयर इज जस्टेशन एंड पेबैक पीरियड ऑल्सो। क्योंकि आप समझे जस्टेशन का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम बाद वो पीरियड इकोनॉमिकली फ्रूटफुल हो जाएगा। तो जब बनने में इतना समय लग रहा है, उसके बाद उसे इकोनॉमिकली रिटर्न देने में तो और ज्यादा समय लगेगा। तो इसका मतलब उससे पेबैक कितना हो रहा है, मेरी कॉस्ट कितने टाइम में रिकवर होगी, तो बहुत लंबे टाइम में मेरी कॉस्ट रिकवर होगी वहां से, राइट। सिमिलरली हाई डेट इक्विटी रेशियो भी यहाँ पे रहता है, इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादातर जो लोन उठाया जाता है वो डेट पे उठाया जाता है, लोन पे उठाया जाता है, ना कि इक्विटी में।
तो इसीलिए जब भी कोई डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या आपका बेंगलोर मेट्रो रेल कुछ भी ऐसा बनेगा, तो वो शेयर होल्डर्स नहीं बुलाते, क्योंकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न चाहिए, जल्दी रिटर्न चाहिए, और यहां पर ना आपको जल्दी रिटर्न मिलेगा ना बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है इंफ्रा में। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं या इन्वेस्टर से लोन लेते हैं, और उस लोन का भी रीस्केड्यूलिंग ऐसे होती है कि आपको पूरे इंप्लीमेंटेशन पीरियड के बाद लोन का सर्विसिंग किया जाएगा, उसके बाद लोन रीपे किया जाएगा। तो अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स किस तरीके के होते हैं वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, एनर्जी से जुड़ा हुआ है, कोई एनर्जी ट्रांसमिशन पावर लाइंस बिछानी है, गैस पाइपलाइन बिछानी है, वाटर सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर दिया। एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर यू हैव अ बेसिक आइडिया कि कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है वो कैसा होता है, क्या चीजें इंफ्रा होती हैं क्या नहीं होती। इनके जो फीचर्स हैं वो तो यहां पर आपने देख ही लिए हैं। इंप्लीमेंटेशन में बहुत समय लगेगा, रिटर्न्स देने में बहुत समय लगेगा, अपने कॉस्ट को रिकवर करने में बहुत समय लगेगा, और ज्यादातर इसीलिए हम लोन उठाएंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इक्विटी नहीं देंगे। क्लियर? नाउ आंसर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एन इंफ्रा प्रोजेक्ट। इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सही नहीं है? नॉट ट्रू। इट हैज अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, ये तो ट्रू है। इट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर द लेंडर एज हिज फंड्स गेट एश्योर्ड डिप्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ट्रू नहीं है। इट इंक्रीजेस द रिस्क फॉर द लेंडर, अगर कोई भी आपका प्रोजेक्ट लंबा खिंच रहा है तो वहां पर रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट लंबा जाएगा तो वहां बीच में ज्यादा टाइम में कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देर आर मोर चांसेस दैट सम एक्सीडेंट में अकर, देर आर मोर चांसेस दैट सम इकोनॉमिक इवेंट हैपेंस, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में स्लो डाउन हो जाए, आपकी कंस्ट्रक्शन बंद हो जाए। देयर माइट बी सम चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, देयर माइट बी सम चेंज इन इकोनॉमिक डिमांड और वट एवर। सो इफ द implementation period or the payback period of any project is very long, it increases the risk of the lender, it increases the risk of the person who has given the loan। ठीक है, तो कम समय के अंदर अगर रिटर्न मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन बहुत लंबा समय तो ज्यादा रिस्क है। नॉर्मली द डेट इक्विटी रेशियो इज हाई फॉर एन इंफ्रा प्रोजेक्ट, यस इट इज अगेन ट्रू। इंप्लीमेंटेशन पीरियड इज यूजुअली लॉन्ग, अगेन इट इज ट्रू। सो ऑलवेज द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट रिड्यूसेस द रिस्क, ये गलत है, इट इंक्रीजेस द रिस्क फॉर द लेंडर, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लीज एग्रीमेंट्स। नाउ व्हाट इज अ लीज एग्रीमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, लीज का मतलब बेसिक तरीके से अगर मैं आपको समझा दूं तो क्या है, लीज को हम तरीके से समझिए, रेंट पे कोई सामान लेना, इसको हम बोलते हैं लीज। बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। इस लीज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन एटलीस्ट टू पार्टीज। दो पार्टीज में से एक पार्टी जो है वो होती है लेसर, दूसरी पार्टी होती है लेसी। सो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लेसर है वो अपने किसी एसेट को अलाउ करेगा कि लेसी यूज कर ले, और उसके बदले में एग्रीड पेमेंट कर दे, जिसको हम बोलेंगे लीज रेंटल। तो लेट अस से यू वांट टू हैव अ कार फॉर योर बिजनेस, लेकिन आप कार खरीदना नहीं चाहते, आप कार रेंट पे लेना चाहते हो। तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे जिसके पास कार है, आप उसे बोलोगे मुझे अपनी कार लीज पे दे दो, और इस लीज के बदले में मैं आपकी कार यूज करूंगा एंड आई विल गिव यू सम पेमेंट। उस पेमेंट कितनी होगी, कब कब होगी, वो सारा शेड्यूल आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डिसाइड करोगे। अब ये जो यूजुअली जो लीजेस होती है, ये ऐसे नहीं कि 6 महीने 1 साल के लिए, लंबे टाइम के लिए लीज होती है। और जो एसेट्स लीज पे लिए जाते हैं ये भी काफी कॉस्टली और बड़े एसेट होते हैं, पूरा पूरा एयरक्राफ्ट जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ में है, या फिर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसकी अगेन कीमत जो है करोड़ में है। तो ऐसी चीजों को आप लीज पे लेते हो, और लीज पे लेने के वक्त हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बिटवीन अ पर्सन विच इज नोन एज लेसर एंड अ पर्सन विच इज अ लेसी। द लेसर विल गिव हिज एसेट टू द लेसी फॉर यूज, एंड लेसी विल गिव सम रिटर्न पेमेंट्स, लीज रेंटल्स टू द लेसर। जैसे कि आपने घर किराए पे लिया, किराएदार को पैसे देने पड़ते हैं, मकान मालिक को जो पैसे दिए वो लीज रेंटल है, जो मकान मालिक है वो लेसर है, और जो किराएदार है वो लेसी है। ठीक है। नाउ फीचर्स क्या होते हैं लीज के? सबसे पहले तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें दोनों पार्टीज को ये कॉन्ट्रैक्ट इसको पालन करना पड़ता है, इसको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट, गारंटीज द यूज ऑफ प्रॉपर्टी टू लेसी एंड रेगुलर पेमेंट्स टू द लेसर। लेसर को पेमेंट मिलेगा, और एसेट जो है वो एसेट का यूज करने का जो राइट है वो मिलेगा लेसी को। इसके अलावा लीज कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रेक करना चाहो तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका लीगल आपको रेपरकशंस लगेंगे। कुछ जो और दूसरे रीजंस हैं लीजिंग करने के, वो रीजंस मैं यहां पर एक बार आपको बता देता हूं। जैसे पहला, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कम नहीं होती, क्योंकि देखो द ऑब्लिगेशन, जब भी आप लीज एग्रीमेंट साइन करते हो तो लीज एग्रीमेंट तो एक रेंटल है, ये आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। तो लेट अस से मुझे एक ऑफिस खोलना है, और ऑफिस मुझे मुंबई में एक बिल्डिंग के अंदर खोलना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, दैट आई परचेज अ बिल्डिंग
एंड इन दैट बिल्डिंग आई कैन ओपन माई ऑफिस, बट इफ आई वॉन्ट टू परचेज दैट बिल्डिंग तो मुझे पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा या तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे बैंक से लोन लेकर बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, या मुझे ओनर से पैसा लेना पड़ेगा, मुझे बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, या फिर मुझे अपना कोई ऑलरेडी एसेट बेच करके या अपना प्रॉफिट में सेविंग्स को खत्म करके मुझे वो बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। इन एनी केस इफ आई यूज माई ओन फंड्स इन माई बैलेंस शीट आई विल हैव टू शो दैट। अगर मैंने लोन लिया तो भी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, अगर मैंने ओनर से पैसा लिया तो भी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, अगर मेरे प्रॉफिट्स यूज किए तो भी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि मेरे रिजर्व जो है वो कम हो गए। तो अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बैलेंस शीट इंपैक्ट हो, मेरी बैलेंस शीट में डेट साइड में लायबिलिटी साइड में कोई भी चीज इंक्रीज हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं रेंट पे ले लेता हूं। नाउ आई विल गो एंड लीज अ बिल्डिंग फॉर माई ऑफिस। सो अब यहां पर मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हुई, बस मुझे एक एक्सपेंस क्रिएट हुआ है। वो एक्सपेंस क्या है? लीज रेंटल। लीज रेंटल मुझे देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, मुझे लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है। तो जो मेरा डेट इक्विटी रेशियो है यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, मुझे और डेट नहीं लेना पड़ा, कोई ना इक्विटी लेनी पड़ी, दिस रेशियो विल नॉट चेंज, जस्ट माय एक्सपेंसेस विल इंक्रीज। और ये एक्सपेंसेस पीरियोडिक हैं, तो वो ऑफिस का जब ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस ऑफिस से जो रिटर्न्स आएंगे, मुझे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे मैं अपनी लीज रेंटल की पेमेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो एक तो फायदा क्या हुआ कि बैलेंस शीट पे मैं अपनी ऑब्लिगेशंस बढ़ाना नहीं चाहता। दूसरा क्या है, फुल फाइनेंस की अवेलेबिलिटी मेरे पास मान लो नहीं है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मली से कि एक सब्सटेंशियल मार्जिन जो है आप खुद लेकर आइए। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, इस बिल्डिंग की कीमत 50 करोड़ रुपए है या लेट अस से 20 करोड़ रुपए है, तो बैंक बोलेगा कि 20 करोड़ की बिल्डिंग है लेकिन मैं पूरा 20 करोड़ लोन नहीं दूंगा, कम से कम 5-6 करोड़ तुम लेकर आओ, तुम पहले कुछ सब्सटेंशियल मार्जिन की पेमेंट करो, बाकी का जो 10-15 करोड़ का लोन है वो मैं आपको दूंगा। तो अगेन मेरे को यहां पर थोड़ा सा जो पेमेंट करनी पड़े, इसको डाउन पेमेंट कह लेते हैं, ये डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे। लीजिंग में ऐसी कोई जरूरत है नहीं, लीजिंग में मुझे कुछ भी पहले पैसा देने की एडवांस में जरूरत नहीं है, राइट। सो देयरफॉर अ फंड्स व्हिच इज एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, दैट फर्म कैन एक्वायर एसेट्स मोर क्विकली व्हेन दे लीज द एसेट बट नॉट परचेज द एसेट। देन कन्वीनियंस, ऑब्वियसली कन्वीनियंस है, नया एसेट खरीदना, उसका पेपर वर्क ये सब ज्यादा है। लीज रेंटल अगर बना लो तो इसमें पेपर वर्क कम होगा, राइट। और इसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी है अपने एसेट्स मेंटेन करने की, मेंटेनेंस करने की, डेप्रिसिएशन करने की, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। इसके बाद ऑब्सोलेसेंस का रिस्क खत्म हो जाता है। अगर मैंने एक बार एसेट खरीद लिया और वो एसेट किसी वजह से फ्यूचर में वो मेरे लिए यूजफुल ना रहा, तो अब मेरे पास तो वो एसेट पड़ा हुआ है और वो एसेट मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मार्केट में भी मान लो नहीं बिक रहा है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई। लेकिन अगर वो एसेट मैंने लीज पे लिया हुआ है और अब मेरे लिए वो यूजफुल नहीं है, तो मैं उसको तुरंत लीज उसकी खत्म कर दूंगा, मैं लीज वापस कर दूंगा। मैं कह दूंगा ठीक है मुझे लीज पे नहीं चाहिए, नाउ आई विल नॉट रीपे यू द लीज रेंटल, अपना एसेट वापस ले लीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल क्या है, मुझे लेट से एयरप्लेन्स खरीदने हैं अपनी एयरलाइन के लिए। अब एयरलाइंस की टेक्नोलॉजी, एयरप्लेन्स की टेक्नोलॉजी आपको पता है दिन रात जो है वो तेजी से बढ़ रही होती है। तो मैंने एयरप्लेन्स खरीदे 2010 में, और मुझे पता है कि अगले 5-6 साल में ये एयरप्लेन से नए बेटर एयरप्लेन्स आ जाएंगे, ज्यादा सिक्योर, ज्यादा फास्ट, तो मुझे वो लेने पड़ेंगे। तो आज मैं एयरप्लेन्स क्यों खरीदूं, मैं उनको लीज पे ले लेता हूं, लीज पे लेकर ऑपरेट करूंगा, 5 साल बाद वो लीज खत्म करके मैं दूसरे एयरप्लेन्स को लीज पे ले लूंगा। तो इस तरीके से ऑब्सोलेसेंस को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंप्रूव्ड डिजाइन की वजह से मेरा एसेट यूजफुल ना रहे, इसका रिस्क मेरे ऊपर ना रहे, इसके लिए भी मैं लीजिंग करता हूं। टैक्स एडवांटेज मिलता है लीजिंग में, क्या मिलता है कि जब मैं कोई लीज ले लेता हूं तो जो लीज की पेमेंट करनी है, जो उसका रेंटल देना है, वो मैं डिडक्टेबल इनकम में दिखाऊंगा, वो मैं अपनी इनकम से डिडक्ट कर दूंगा, खर्चा दिखा करके मैं टैक्सेबल इनकम हमारी कम कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी है। लीजिंग जो है वो फर्म को अलाउ करता है कि अपने कैश आउटफ्लो और इनफ्लो को मैच कर दे, क्योंकि यहां पर आपको इकट्ठे पेमेंट नहीं करनी है, आपको पीरियोडिक पेमेंट्स करनी है। तो इस वजह से आप अपने कैश फ्लो को भी मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स ऑन लेसी आर मच लेस इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड थ्रू लीज। लीज के ऊपर अगर एसेट लेते हो तो उसमें उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कम होती हैं। लेकिन अगर पूरा एसेट परचेज करना है तो आपको फाइनेंस करवाना पड़ेगा, और वहां पर बैंक्स की बहुत सारी कंडीशंस आपको माननी पड़ेंगी, तो वो भी आपके ऊपर नहीं लगेंगी अगर आप लीज लेते हो। ठीक है, अब लीज एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हम बेसिकली पहले डिसाइड करते हैं, हम पार्टीज डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी लीज के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होगी। कई बार क्या होता है, देयर इज अ ट्राइपार्टाइट लीज, ट्राइपार्टाइट लीज और लेवरेज लीज। लेवरेज लीज का मतलब क्या है, ये मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं। लेवरेज लीज का मतलब है कि मुझे कोई एसेट लीज पे चाहिए लेकिन मेरे पास फंड नहीं है और मैं लोन नहीं लेना चाहता, तो मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूं, और दोस्त जो है मेरे पास, उसके पास फंड्स भी हैं और उसके पास एक वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है कहीं पे, वो रिटर्न भी जनरेट करना चाहता है अपने पास फंड्स को यूज करके। तो मैं लोन दोस्त को बोलूंगा, दोस्त मुझे चाहिए कार, ब्रांड न्यू कार आई वांट, प्लीज परचेज अ कार एंड गिव टू मी ऑन लीज। ठीक है, तो मेरा दोस्त है, दोस्त का नाम है दोस्त, दोस्त का नाम है दोस्त, एंड दिस इज मी।
दोस्त को मैंने बोला दोस्त कार परचेज कर लो, और ये मुझे लीज पे दे दो। दोस्त कह रहा मुझे क्या फायदा होगा, मैंने कहा दोस्त मैं तुम्हें लीज की पेमेंट दूंगा ना, रेंटल दूंगा, दोस्ती एक जगह, बिजनेस एक जगह, रेंटल दूंगा तुम्हें। कार को मैं 10 साल 15 साल जो भी यूज करूंगा, 5 साल, आई विल गिव यू द लीज रेंटल, उसका एग्रीमेंट मेरे साथ कर लो। दोस्त कहता है ठीक है कार मैं परचेज कर लेता हूं, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ये सारी मैं खुद फंड नहीं करना चाहता। दोस्त गया बैंक के पास, एक बैंक के पास गया, बोला मुझे लोन दे दो, इस लोन से मैं कार खरीदूंगा और फिर ये कार मैं अपने दोस्त को लीज पे दूंगा। अब यहां पर दोस्त विल ट्राई, ही विल ट्राई, इंटरेस्ट जो बैंक को देना है लोन के ऊपर, और इससे जो रेंटल मिलेगा ये रेंटल ज्यादा हो और इंटरेस्ट कम हो, ताकि दोस्त को फायदा हो। रेंटल से उसकी इनकम जो आ रही है और जो इंटरेस्ट में उसका खर्चा जा रहा है वो कम है, रेंटल ज्यादा है, ही विल गेट ए रिटर्न इन यू नो फॉर्म ऑफ रेंटल। दूसरा दोस्त का तरीका क्या हो सकता है, वो बोलता है ठीक है भले मेरा रेंटल कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, बट कार भी तो मेरी है, इस कार का जब लीज खत्म हो जाएगा मैं इस कार को बेच के अपने बाकी जो बची हुई इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर कर लूंगा, ठीक है, किसी भी तरीके से। लेकिन ये जो लीज बनती है उसको बोलते हैं ट्री पार्टाइट लीज, ट्राई पार्टाइट लीज और लेवरेज लीज। लेवरेज का मतलब होता है लोन है इसमें इन्वॉल्व, यानी कि ये जो कार है ये कार अभी भी दोस्त की नहीं है जो मैंने लीज पे ली है, ये कार लोन पे ली गई है, तो यहां पर बैंक भी एक स्टेक होल्डर है। बैंक बोलता है ये कार को मैं ओन करता हूं क्योंकि मैंने लोन पे कार खरीदवाई है, ठीक है। तो बैंक का इस पूरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, उसने सिर्फ लोन दिया है कार खरीदने के लिए। कार की लीज किसने दी, दोस्त ने दी। किसको दी, मुझको दी। मैं दोस्त को पेमेंट करूंगा रेंटल की और दोस्त इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा बैंक को, लेकिन बैंक का बस इतना स्टेक है यहां पे कि ये जो कार है इसका लोन रिकवर होना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहनी चाहिए। तो ये ऑब्लिगेशन चला गया मेरे दोस्त के ऊपर। यहां पर दोस्त क्या है, दोस्त है लेसर, मैं हूं लेसी, ठीक है। तो यहां पर अगर लेसर चाहे ही वॉन्ट्स टू परचेज एन एसेट यूजिंग अ लोन, then he can do that and he can give that loaned asset to any particular person on a lease, ठीक है। तो यहां पर अगर आपकी लेवरेज लीज है, अगर आपका कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो लीज एग्रीमेंट में उस थर्ड पार्टी की, वो बैंक जिससे लोन लिया उसकी इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा एसेट का डिस्क्रिप्शन होगा, एसेट क्या है, उसकी कीमत कितनी है, मैन्युफैक्चर की वारंटी क्या है, ये सब सारी डिटेल होगी लीज में। इक्विपमेंट डिलीवरी और इंस्टॉलेशन का सारा इंफॉर्मेशन होगा कि जो भी एसेट आपने लीज पे लिया है उसकी डिलीवरी कैसे होगी, इंस्टॉलेशन कैसे होगी, और लीज जब एंड हो जाएगी तो उसकी अनइंस्टॉलेशन कैसे होगी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन बैक कैसे होगी, ये सारी चीजें लीज में होंगी। एग्रीमेंट के अंदर ये भी होगा कि इफेक्टिव डेट रिन्यूअल की क्या है, अगर प्राइमरी पीरियड है उस लीज का कितने टाइम के लिए वो लीज दी जा रही है, अगर रिन्यू करवाना है तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, और अगर ब्रेक ऑफ करना है लीज को डिसकंटिन्यू करना है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, कितना पेमेंट करोगे, लीज रेंटल क्या होगा, क्या कोई इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट कई बार देना पड़ता है ना, जब आप, मैं बोल रहा हूं मैं आपकी कार लीज पे लेना चाहता हूं तो बोलेगा देखो एक सिक्योरिटी अमाउंट दे दो और उसके बाद मुझे मंथली रीपेमेंट देना, जब लीज खत्म होगी तो ये सिक्योरिटी अमाउंट वापस ले लेना, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कितना है, लीज रेंटल कितना होगा, कितने पीरियड पे दोगे, मंथली दोगे, बाई मंथली दोगे, एनुअली दोगे, ये सारी पेमेंट टर्म्स भी वहां पर लीज एग्रीमेंट में होती हैं। इसके अलावा ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लीज के अंदर हम लेसी को ये राइट दे सकते हैं कि लीज पीरियड खत्म होने के बाद वो एसेट की ओनरशिप ले ले। तो जैसे मैंने सेम एग्जांपल दिया दोस्त का, कि दोस्त को मैंने बोला कार खरीद के मुझे लीज पे दे दो, दोस्त ने बोला ठीक है कार मैं लीज पे दे रहा हूं, लेकिन देख तुझे कार की जरूरत है और मैं तेरा दोस्त हूं, एक काम कर 5 इयर्स के लिए कार लीज पे ले, अपना बिजनेस कर, अपना बिजनेस से सेविंग्स कर, 5 साल के बाद ये कार तू मुझसे खरीद लेना, और ये लीज एग्रीमेंट में ही साइन करके दे रहा हूं that after 5 years, let us say after 5 years the car's कीमत, car's price will be 1 लाख। तो दोस्त कह रहा है तू 1 लाख मत देना, तो मुझे 70,000 में कार ले लेना, तो कम पैसे में तुम मुझसे कार खरीद लियो और ये मुझे लीज रेंटल्स की जो पेमेंट है 5 साल के लिए करते रहना, ठीक है। तो ये ओनरशिप की ट्रांसफरेबिलिटी यहां पर लेसर से लेसी की हो जाएगी। तो लीज एग्रीमेंट में पहले से मेंशन होगा कि क्या ट्रांसफर होगा ओनरशिप का या नहीं होगा लीज पीरियड के एंड पे, आफ्टर द लीज पीरियड एंड्स वेदर द एसेट विल बी ट्रांसफर टू द लेसी और नॉट, ये पहले से उसके अंदर लिखा होना चाहिए। रिपेयर ऑल्टरेशन का भी प्रोविजन होना चाहिए कि अगर एसेट में कुछ रिपेयर करवाना पड़ा, कुछ ऑल्टरेशन कराना पड़ा, तो कौन सी पार्टी उसको बियर करेगी, जो एसेट को लेसी यूज कर रहा है वो यूज करेगा, या जो एसेट को परचेज कर जिसने किया था, जिसका वो एसेट है, लेसर जो है वो रिपेयर और जो मेंटेनेंस है उसके खर्चे देगा। तो ये भी लीज एग्रीमेंट में होना चाहिए। गवर्नमेंट ड्यूज होने चाहिए, अगर कोई टैक्स बनता है उस एसेट के ऊपर तो वो टैक्स कौन देगा, लेसर देगा, लेसी देगा, ये सारी चीजें जो है लीज एग्रीमेंट के अंदर पहले से ही डिफाइन होनी चाहिए।
सब लीज, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज की क्या चीजें, अगर मान लीजिए एनी एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सब लीज, क्या वो परमिटेड है या नहीं है। कि मैंने बोला दोस्त को कि तू मुझे कार पे लीज पे दे, और आगे मैंने किसी और पर्सन को वो कार दोबारा लीज पे दे दी, तो मैंने जितना रेंट दोस्त को देना है उससे ज्यादा रेंट मैं किसी और पार्टी से ले रहा हूं, और विदाउट एनी रिस्क ऑन माई साइड मेरे को एक प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे को एक साइड से ज्यादा रेंटल मिल रहा है, दूसरी साइड में कम रेंटल दे रहा हूं और मुझे फायदा हो रहा है बीच में फालतू का। तो या क्या मैं सब लीज, इसे बोलते हैं सब लीज करना, एक लीज पे लिया हुआ एसेट उसको आगे लीज कर दो, क्या ये अलाउड है या नहीं है, ये सारी चीजें भी, या मैं एसेट के साथ क्या काम कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, क्या मैं कार को लेकर के ओवरसी दूसरे देश जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। देन लीज एग्रीमेंट कैसे सरेंडर होगा या टर्मिनेट होगा, अगर इसको कोई एक पार्टी टर्मिनेट करती है तो क्या उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी, या दोनों पार्टीज अगर मिल के कंसेंशुअली चाहे कि इस लीज को खत्म कर देते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, ये सारी चीजें भी उस लीज एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। फिर डिफॉल्ट एंड आर्बिट्रेशन, अगर मैं रेंट पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर जाऊं, मैं अपनी रेंट ना पे कर पाऊं, तो क्या एक्शन ले सकता है मेरा लेसर। अगर लेसर अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करता, उसने मुझे लीज पे एसेट देने का वादा किया है पर वो लीज पे पूरा एसेट नहीं दे रहा है, या मुझे एसेट मिल रहा है वो मुझे यूज करने नहीं दे रहा है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, तो उसमें भी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बंद करना चाहूं तो कैसे उसका आर्बिट्रेशन होगा, ये सारी चीजें भी उस लीज एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होंगी। फाइनली आंसर मी दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लीज, नॉट अ फीचर ऑफ अ लीज, क्या लीज का फीचर नहीं है। वन पार्टी एग्रीज टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बाय अनदर पार्टी, दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट। एक एसेट जो है, एक प्रॉपर्टी जो है वो एक पार्टी की है लेकिन यूज उसको दूसरी पार्टी करेगी, इसको बोलते हैं लीजिंग। बिल्कुल सही। द लेसी हैज अ राइट टू परचेज द लीज प्रॉपर्टी, जिसने लीज ली है ही विल हैव अ राइट टू परचेज दैट प्रॉपर्टी, उसको राइट है क्या, राइट नहीं है, देयर इज नो राइट, दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ द लीज। राइट अगर है तो वो लीज में मेंशन्ड होगा, वो पहले से लिखा होगा और वो स्पेशल काइंड ऑफ लीज होगी, वो स्पेशल लीज होगी जिसको हम बोलते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर लीज। इस लीज के अंदर हमें पता है कि जो लेसी है उसके पास राइट है कि प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, लेकिन ये हर लीज के लिए जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल फीचर। देन इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यस एवरी लीज इज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 99 साल हो, right, 100 years हो। it involves regular payments by the lessee to the lessor for use of property, yes it involves regular payments by the lessee to the lessor, right, so correct answer here is option number B। ओके नेक्स्ट देखो, अ लीज एग्रीमेंट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, लीज एग्रीमेंट में क्या क्या होगा, लीज पीरियड होगा, बिल्कुल होगा, ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी बिल्कुल होगी, लीज रेंटल्स एंड रीपेमेंट टर्म्स, यस ये भी होगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। So this is the discussion that we had to do in today's session, my dear friends. Again, before concluding the session, मैं आपको remind करा रहा हूँ regarding this crash course. This crash course will help you surely to get more than 50 marks, and the strategy, the topics that I read and used for this examination, and I was able to score 74 marks in AFM, वही strategy और वही marks मैं आपके साथ जो है share करने जा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर। और इस कोर्स में आपको JAIIB 70 यूज करके 70% का डिस्काउंट सिर्फ 700 रुपए के अंदर आपको एक कोर्स जो है अवेलेबल हो रहा है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिवीजन के लिए नोट्स, टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 800 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, ये सारी चीजें 700 रुपए में आपको मिल रही हैं और बहुत कम समय में 50 प्लस मार्क्स एएफएम के अंदर कौन आपको जो है एश्योर करेगा, वो एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं। सो इफ यू वांट टू check out the course, please go to the description box and find out the link. You will go to the course, you can check out कि कोर्स के अंदर क्या क्या है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो चीजें आपको मदद करेंगी, then please subscribe to the course. Otherwise you can obviously use the benefit of the free initiatives that we are going to do on our YouTube channel. वहां पर हमारी मैराथन सेशंस होंगी, ये सब चीजें भी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। So that's it. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।